हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम उस पेपर को डिस्कस करेंगे जो जनवरी 2023 में, यानी कि अभी लगभग जो 4-5 महीने पहले जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का 2023 का जनवरी में, उसमें जो ईवीएस का पेपर आया था उसको सॉल्व करेंगे कि ईवीएस में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, कौन से ऐसे प्रश्न थे जो हमारे सिलेबस से थे, और कौन से यानी कितने प्रश्न हैं जो कि हमारे सिलेबस से अलग थे, आउट ऑफ सिलेबस थे। उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है। ईवीएस 30 क्वेश्चन का आता है, यानी कि जो सीटेट के 5 सब्जेक्ट, पांचों जो सब्जेक्ट हैं वो 30-30 प्रश्न के आते हैं। तो हमारा जो ईवीएस का सब्जेक्ट है ये भी 30 प्रश्न का है। तो जो 30 प्रश्न है उन 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, और 30 में कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस से हैं और कितने आउट ऑफ सिलेबस, सभी को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है। इस जो ये पेपर आप सॉल्व करेंगे, इसका जो सीधा बेनिफिट है वो आपको जुलाई में जो आप सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो एग्जाम आता है लगभग सब एक ही जैसे आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो रिपीटेड होते हैं। ठीक है। बहुत सारे ईवीएस में क्वेश्चन होते हैं जो कि रिपीट होते हैं बार बार एग्जाम में। ठीक है। तो उन सारे क्वेश्चन को, 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। हो सकता है कि वैसे ही क्वेश्चन आपको अगले एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है। तो 30 नंबर का क्वेश्चन जो है बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए जो लोग एग्जाम देने वाले हैं सीटेट का। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है कि राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर यानी 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। जब बाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर जाती है और फिर बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर जाती है, वह अपने घर से कितनी दूर किस दिशा में है। राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। ठीक है। अब बाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर जाती है, फिर बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर जाती है यानी 2.5 किलोमीटर जाती है। वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। ठीक है। राधा को बताना है कि वह अपने घर से यानी कि जहां से वो चली है, ठीक है, वहां से वो किस दिशा में है और कितनी दूर है। जहां पे पहुंची है मीन्स उसके जहां पे पहुंच चुकी है, और उसके घर से कितनी दूरी है और किस दिशा में वो है अपने घर से, ये चीज हमें बतानी है। ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व जो करते हैं उसको हम आपको बता दें कि सॉल्व करने का तरीका क्या है। ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो मान लेते हैं कि सभी को पता है कि दिशाएं 4 होती हैं जो मुख्य होती हैं। ठीक है। तो जो दिशाएं हैं उसको हम ध्यान में रखते हुए पहले एक रफली, अगर पेपर में सॉल्व करते हैं तो हम रफली बना लेंगे। ठीक है। तो इजीली रहेगा, आपको सॉल्व करने में आसान रहेगा। ठीक है। यहाँ लिख देते हैं ये उत्तर हो गया। ठीक है। ये दक्षिण हो गया, और ये हो गया पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। ठीक है। अब राधा चलेगी अपने घर से। ठीक है। मान लीजिए कि राधा का ये घर है, ये राधा का घर है। ठीक है। यहाँ से चलना शुरू करती है। ठीक है। राधा राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। तो अब उत्तर कहाँ है, ऊपर है, ऊपर की ओर वो जाती है, यानी कि उत्तर की तरफ जाती कितने जाती है वो 2.5 किलोमीटर। यहाँ पे 2.5 लिख देंगे। ठीक है। 2.5 किलोमीटर जाती है उत्तर की ओर। अब वो बाएं मुड़ती है। बाएं यानी कि इधर से जा रही है। अगर ये इधर से जा रही है तो राधे का जो बायां होगा वह इधर होगा। ठीक है। इधर ही तो होगा ना। तो इधर जो है वो घूमती है, बाएं मुड़कर वो 5 किलोमीटर जाती है, वो चलती है 5 किलोमीटर। ठीक है। फिर बाएं मुड़ती है। उसके बाद जब इधर से राधा जाएगी तो उसका बायां इधर होगा। ठीक है। वो इधर मुड़ती है और कितना चलती है, फिर बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर, 2.5 जाती है। वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में हो। अगर कहीं भी एग्जाम में पूछा जाता है कि घर से, तो यानी कि जहां से उसका घर है, राधा घर यहाँ था, तो घर से उसको दूरी बतानी है यहाँ की। ठीक है। ये यहाँ की दूरी बतानी है घर से। अब क्या करेंगे, जो ये दिशा है इसको उठा के सीधा यहाँ रख देंगे ऐसे। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, और ये पश्चिम हो गया। तो घर यहाँ पे है उसका। घर से उसकी जो दूरी है क्या होगी, ये घर है, यहाँ से इसकी दूरी जो है, मीन्स अगर हम यहाँ से इधर को देखेंगे तो ये पश्चिम हो गया ना, क्योंकि ये पश्चिम है। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। ठीक है। तो ये घर से इसकी दूरी क्या हो गई, पश्चिम हो गई। और कितनी हो गई, क्योंकि यहाँ की दूरी जो है 5 किलोमीटर है। ठीक है। तो यहाँ भी तो 5 किलोमीटर ही है,
क्योंकि ढाई ढाई तो ये दोनों हो गए, ये ढाई हो गए, ये ढाई हो गए, ये 5 है, तो यहाँ भी तो 5 ही रहेगा। तो इसका जो दूरी है घर से उसकी 5 किलोमीटर और पश्चिम हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन में देखते हैं कि 5 किलोमीटर जो है और पश्चिम दिशा में ये ऑप्शन है भी कि नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे कि कहाँ पे 5 किलोमीटर और पश्चिम दिशा है। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा, ये गलत है। उत्तर दिशा, ये भी गलत है। घर से 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, ये ऑप्शन सही होगा। हमने आपको बताया कि पश्चिम दिशा इधर से था, यहाँ पे घर था। ठीक है, इधर से आई थी, तो यहाँ पे उसका पश्चिम दिशा होगा। ठीक है, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा घर से 5 किलोमीटर और पश्चिम दिशा। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे हमें निकालना होता है। बहुत आसान होता है, जो कि हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसका थर्ड जो ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस जो है बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी हमने थ्योरी कराई है, अगर आप सभी थ्योरी को देख लेते हैं 1 बाय 1, जितने भी टॉपिक हैं, तो आपको 30 नंबर कहीं जाने वाले नहीं है। आपको 30 नंबर उसी थ्योरी से मिल जाएंगे। ठीक है, बाहर से एग्जाम में नहीं पूछा जाता उसी सिलेबस। हाँ, 2-4 क्वेश्चन जो बाहर से आ जाते हैं वो भी हम आपको क्लियर करा देंगे। ठीक है, और बाकी सिलेबस के अंदर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाहर से नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में फूलों की घाटी या राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसमें से कौन से राज्य हैं? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें बताना है कि फूलों की घाटी किस राज्य को कहते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है केरल और चौथा है कर्नाटक। तो जो फूलों की घाटी है, यानी कि जो फूलों की घाटी है, उसको कौन से जो प्रदेश है यानी राज्य है उसको कहते हैं, तो वो सेकंड ऑप्शन है, वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। ठीक है, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, ये चमोली जिले में स्थित है। और अगर बात करें केरल की, तो केरल में जो है साइलेंट वैली, यहाँ की फेमस है साइलेंट वैली। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उत्तराखंड, यानी फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जीरे में भून कर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं? उपर्युक्त पहेली में उल्लेखित मसाले को पहचानिए। ये एक पहेली टाइप में दिया हुआ है, उसमें बताना कि कौन से मसाले की बात की जा रही है। ठीक है, कौन सा ऐसा मसाला जो दही और जलजीरे में डाला जाता है भून कर। ठीक है, और कौन से है जो तेल और घी में डाल दिया जाता है तो खुशबू फैलाता, कौन सा ऐसा मसाला है कि हम तेल और घी में डालते हैं। ठीक है, वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है हल्दी, दूसरा है दालचीनी, तीसरा है जीरा और चौथा है लौंग। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा जीरा। जीरा ऐसा मसाला है जो कि दही, यहाँ पे दिया हुआ है ना कि दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता है। लोग भून कर पीस कर डालते हैं और दही में, और उसको पीते हैं, उसमें यूज होता है। और गर्म घी में उसमें जब सब्जी फ्राई करते हैं तो उसमें भी गर्म घी या तेल में डालते हैं तो खुशबू फैलाता है। और बहुत छोटा छोटा होता है, भूरा भी होता है, काला भी होता है। ठीक है, तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जीरा। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है सीएनजी का मुख्य संघटक क्या है? जो सीएनजी है उसका मुख्य संघटक क्या है? पहला है एथेन, दूसरा है प्रोपेन, तीसरा है ब्यूटेन और चौथा है मेथेन। तो सीएनजी का जो मुख्य घटक है वो माना जाता है मेथेन को। मेथेन इसका जो है सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई छात्र 29 सितंबर 2022 को किसी ट्रेन में सवार हुआ जो गांधीधाम रेलवे स्टेशन से 12:30 बजे चलकर 1 अक्टूबर 2022 को 7 बजे तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पहुंची। यदि इस अंतराल में ट्रेन ने 2296 किलोमीटर की दूरी चली तो इस ट्रेन की औसत चाल निकटतम, यानी कि उसके लगभग बताना है कि उसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है, ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे बहुत आसान है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आपको बताते हैं। इसमें जो है ये टाइम को ध्यान रखना है कि 29 सितंबर 2022 से जो है 12 बजे चलकर 1 अक्टूबर तक चलती है। तो जो टाइम होता है वो होता है 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे प्लस 12 घंटे, इसका जितना भी टाइम निकालेंगे वो टाइम आएगा, वो टाइम हम यहाँ पे जोड़ देंगे। 24 घंटे 12 घंटे प्लस यहाँ पे 6.5 घंटे का जो टाइम आता है वो जोड़ेंगे तो निकलेगा यहाँ पर 42.5, 42.5 घंटे। ठीक है, अब इसका एक सूत्र होता है, उसको सूत्र लगाएंगे कि जो इसका जो सूत्र है कि औसत चाल का औसत गति बराबर
औसत गति बराबर क्या होता है कि कुल तय की गई दूरी, यहाँ पे कुल तय गई दूरी और प्लस यहाँ पर कुल लिया गया समय, जितना टोटल लिया गया समय है, कुल लिया गया समय। ठीक है, ये होता है। तो इसमें हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि कितना जो है औसत दूरी क्या है। तो यहाँ पे औसत दूरी दिया हुआ है 2296। ठीक है, 2296 यहाँ लिखेंगे, 2296 यहाँ लिखेंगे, 2296। और बाकी जितनी वहाँ पे जितना घंटे का टाइम था, घंटे का जो टाइम था 22.5 था। अब इसको जो है क्या करेंगे कि आपस में इसको भाग दे देंगे। तो भाग देने पे जो आंसर आएगा वही उसकी दूरी मानी जाएगी। तो इसको भाग देने पे क्या आएगा, इसका जो भाग अगर आप देते हैं, आप भाग दे के देख लीजिएगा, 54.0 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है, प्रति हावर। ठीक है, ये अगर आप भाग देंगे तो इतना ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, 54.0 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको देखेंगे ऑप्शन में कहाँ पे है, तो 54.0 किलोमीटर यहाँ पे है, यही ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, बहुत आसान है, आप लगाएंगे तो इजीली आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगर आप देखेंगे पिछले, अगर आपने 2023 एग्जाम में दिया है पेपर, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा लेंदी आए थे, बहुत बड़े आए थे, बहुत टाइम टेकिंग थे। तो वही सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। आप ध्यान से यहाँ अगर एक बार दो बार सॉल्व कर लेंगे ना, तो काफ़ी आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगा 2023 के, जो आपका जुलाई 2023 के एग्जाम होने जा रहा है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका घर एक्स और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। ठीक है, और एक्स और वाई के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ए पर जाते हैं, जो एक्स के ठीक उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर है। फिर बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक पूर्व में 25 मीटर दूरी पर है। फिर सी पर जाते हैं, जो बी के ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पर है। और अंत में आप अपने विद्यालय पहुंचते हैं, जो सी के ठीक पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पर है। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है, वो हमें बतानी है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो बात करें कि आपका घर मान लीजिए कहाँ पे है, मान लेते हैं आपका घर यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आपका घर यक्स पे है। ठीक है, यक्स से शुरू करते हैं, मान लीजिए आपका घर है, यहाँ से चलते हैं। ठीक है, यहाँ से चलते हैं तो कितना चलते हैं, आपका घर एक्स और आपका घर वाई पे स्थित। तो वाई तो अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते वाई कहाँ पे होगा। ठीक है, पहले एक्स से शुरू करते हैं। एक्स और वाई के बीच सीधी सड़क नहीं है, कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ए पर जाते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ से चलते हैं ए। ठीक है, और ए कहाँ पे है, जो ठीक उत्तर में है। हम यहाँ पर पहले हम अपना एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर हमेशा ऊपर होता है। ठीक है, तो यहाँ ए क्या कहता है कि जो एक्स के ठीक, हाँ, सबसे पहले विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ए पर जाते हैं, पहले ए पर जाएंगे। अब ए है कहाँ, ए जो है एक्स के ठीक उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर है। ठीक, एक्स के ठीक उत्तर में यहाँ होगा ए। ठीक है, और इसका जो है मीटर लिख देंगे, 60 मीटर की दूरी पर है। फिर बी पर जाते हैं। ठीक है, बी पर जाएंगे, लेकिन बी है कहाँ पर, बी है ए के ठीक पूर्व में। तो पूर्व कहाँ पे है, पूर्व इधर होगा, ये हो जाएगा पूर्व। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, हाँ, बी के कहाँ पे है, ए ठीक पूर्व में 25 मीटर, बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक पूर्व में 25 मीटर दूरी पर है। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 25 लिख देंगे, ये 25 हो गया और बी पे है। ठीक है, फिर सी पर जाते हैं, जो बी के ठीक उत्तर में है। आप सी पे जाएंगे, जो बी के ठीक उत्तर में है, यहाँ पे उत्तर में है, तो यहाँ पे सी लिख देंगे। ठीक है, उत्तर में आ गए सीधा, उत्तर हमेशा ऊपर होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सी पर जाते हैं, जो बी के ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पे, इसका जो दूरी लिखेंगे वो लिख देंगे 100। वैसे एक क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, अगर क्वेश्चन में दूरी को पूछा गया कि कितनी दूरी, तो उसको महत्व देंगे। अगर सिर्फ दिशा पूछा गया तो हम दिशा पे ही ध्यान देंगे, दूरी नहीं पूछी गई दूरी को छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, बाकी हमें सिर्फ दिशा से मतलब है। तो यहाँ पे है 100 मीटर की दूरी पर है, और अंत में आप अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। ठीक है, जो विद्यालय पहुंच जाते, जो ठीक पश्चिम में 25 मीटर, उनका जो विद्यालय है वो क्या है,
सी के ठीक पश्चिम में है, यानी कि आपका जो विद्यालय है ये सी के पश्चिम में, पश्चिम यहाँ होता है, इस तरफ होता है, तो ये पश्चिम हो गया, ठीक है, पश्चिम में स्थित है, ठीक है। 25 मीटर, मीटर को छोड़ देंगे, सिर्फ दिशा बताना, दिशा ही ध्यान देंगे, ठीक है। सी के ठीक पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पर है। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या? अब यहाँ से जो है आपके घर की सही दिशा बतानी है, ठीक है, यहाँ से आपके घर की सही दिशा बतानी है, ठीक है। तो अब जो विद्यालय से यानी यहाँ से जो है घर की सही दिशा, आपको जो ये घर है आपके विद्यालय के सापेक्ष आपकी घर की सही दिशा क्या है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो विद्यालय यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो घर है इसकी दिशा बतानी है हमें। तो जो विद्यालय से घर की दिशा है वो क्या होगी उसको हम बताएंगे। अब हम दिशा को देखेंगे कि दिशा लगानी रखनी कहाँ पे है। दिशा को रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ हो गया, तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। तो घर से जो है विद्यालय की दिशा किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है, तो इसका सही ऑप्शन होगा उत्तर दिशा, ठीक है, ठीक उत्तर दिशा में, ठीक है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन ठीक उत्तर दिशा सही होगा। आप लगाएंगे रफ में, कॉपी में या कॉपी पेन लेके बैठेंगे और लगाएंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका घर x और आपका विद्यालय y पर स्थित है। x और y के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले a पर जाते हैं जो x के ठीक उत्तर 60 मीटर की दूरी पर है, फिर b पर जाते हैं जो a के ठीक पूर्व में 25 मीटर दूरी पर है, फिर c पर जाते हैं जो b के ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पर है, और अंत में आप अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा बतानी है, ठीक है। तो हमें इसकी सही दिशा बतानी है। यहाँ पर जो दूरी है, दूरी नहीं पूछा गया, सिर्फ दिशा पूछी गई है, तो हम सिर्फ दिशा को लेकर चलेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे निकालना है। ठीक है, तो देखेंगे निकालना कैसे है। बहुत इजी है, हम आपको बताते हैं कैसे निकालना है, वैसे ही निकालेंगे तो आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि आपका घर x और आपका विद्यालय y पर स्थित है, ठीक है। x और y के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले a पर जाते हैं। तो अगर आपको विद्यालय जाना है तो आपको a पर पहले जाना है, ठीक है। अब a को हम कहाँ स्थापित करें, कहाँ रखें, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है। सबसे पहले a पर जाते हैं जो x के ठीक उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर। अब ये कंफर्म हो गया कि a कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि जो है x जो हो गया या हमारा घर हो गया, यहाँ से हमें दूरी स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं मैप वाले, यानी कि जो समय दूरी और दिशा वाले होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए एक दिशा निश्चित कर लेते हैं। जैसे एक होता है ना कि दिशा होती है, 4 दिशाएं होती है, डायग्राम बना होता है। यहाँ पे होता है पहले ऊपर उत्तर होता है, दक्षिण होता है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है, ठीक है। इसको देखते हुए हम सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तब है कि पहले ए पर जाते हैं जो x के ठीक उत्तर में है, तो सबसे पहले हम ए पर जाएंगे जो x के, यानी यहाँ पे x है और उत्तर कहाँ पे है, उत्तर यहाँ पे है, तो उत्तर को ऊपर की तरफ उत्तर पे जाएंगे, ये हो गया उत्तर, ठीक है। ए यहाँ पर ए हो गया, ठीक है, ए हो गया x के ठीक उत्तर में ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दिशा से पूछा तो दिशा देख के चलेंगे, मीटर नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मीटर लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको आसानी नहीं होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम है। इतने में हम सिर्फ दिशा निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x हो गया, ये आपका घर हो गया। यहाँ से पहले सबसे पहले a की तरफ जाएंगे, a कहाँ पे है, उत्तर दिशा में है। फिर b पर जाते हैं, अब b पर जाएंगे, b कहाँ पे है,
जो ए के ठीक पूर्व में है। अब पूर्व किस तरफ होगा, पूर्व इस तरफ होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, पूर्व की तरफ जाएंगे। जो बी के ठीक उत्तर में, हाँ कहाँ पे है, फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पूर्व में है, यहाँ पे जाएंगे, ये हो गया बी। ठीक है, बी हो गया। फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में है। अब हम सी पर जाएंगे, जो बी के ठीक उत्तर में मीन्स ऊपर है। ठीक है, ये हो गया सी, यहाँ पर सी हो गया, जो बी के ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पर है। अंत में आप अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में है। अब हम अपने विद्यालय पहुंचेंगे जो कि सी के पश्चिम में, मतलब इस साइड है। ठीक है, ये हम विद्यालय पहुंचाए। ठीक है, जो ठीक सी के ठीक पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पर है। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है, ये हम अपने विद्यालय पहुंचाए हैं। अब हम डिसाइड करेंगे कि जो विद्यालय से घर की दूरी का जो है दिशा क्या है, आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा है, वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो अगर हम विद्यालय से घर की दिशा, तो अगर हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है, ये विद्यालय हो गया, यहाँ से हमारे घर की दिशा क्या है वो हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्व, और ये हो जाएगा पश्चिम। तो हमारा जो दिशा घर है यहाँ पे है। ठीक है, तो ये दक्षिण दिशा में ही तो है यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक जो है उत्तर होगा, यहाँ पे सही जो इसकी सही दिशा होगा वो होगा उत्तर। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे ना करके यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये जो विद्यालय से जो घर की दिशा होगी वो होगा ठीक दक्षिण। ठीक है, क्योंकि ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया नीचे का हिस्सा, तो ठीक दक्षिण होगा, ये इसका सही आंसर होगा। तो स्कूल से घर की जो दूरी है वो ठीक दक्षिण है, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल या जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, पिछले बार भी आया है, उसके पहले भी आता रहा है, कई बार है, हो सकता है कि इस बार भी आए। तो इसको ध्यान से देखेंगे कौन सी ऐसी चिड़िया का जोड़ा है, जो मतलब कई चिड़िया होती हैं, 2 चिड़िया 3 चिड़िया ऐसी हैं जो कि उनकी जो दृष्टि होती, देखने की जो क्षमता होती, हम मनुष्यों से बहुत ज्यादा, यानी कि 4 गुनी ज्यादा होती, 4 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो कौन से ऐसे जोड़े हैं उनको हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें देखते थे, पहला कौवा और उल्लू, दूसरा है चील और गिद्ध, तीसरा है कलचिड़ी और गरुड़, चौथा ऑप्शन देखेंगे क्या है, बसंत गौरी और कौवा। ठीक है, तो इसमें जो है हमने आपको जो क्लासेस कराई हैं, उसमें आप देखेंगे तो हमने आपको उसमें क्लियर बताया है, जो हमने क्लासेस कराई हैं आपका थ्योरी का। ठीक है, उसमें तो आपको सारी जो जितना पक्षियों से संबंधित जितनी भी क्लास हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें सही सही एकदम साफ साफ दिया हुआ कि चील और जो गिद्ध है इनकी जो देखने की क्षमता होती है वो हम मनुष्यों से 4 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, यही ऑप्शन सही है, चील और गिद्ध इनकी जो देखने की क्षमता होती है बहुत ज्यादा होती है, यही वे 2 जोड़े हैं, यानी चील की भी होती है और गद्दे की भी होती है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने या होने वाले 2 रोगों के युगल यानी कि जोड़े को चुनिए। 2 ऐसे रोग चुनने हैं जो मच्छरों द्वारा होते हैं। ठीक है, पहला है मलेरिया और डेंगू, दूसरा है हैजा और चिकनगुनिया, तीसरा है हैजा और मलेरिया, चौथा चिकनगुनिया और मियादी बुखार। तो जो मलेरिया यानी कि जो सॉरी जो मच्छरों से होने वाले जो रोग हैं वो है मलेरिया और डेंगू। ठीक है, ये 2 जो जोड़े हैं वो मच्छरों से होते हैं। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन इसका सही होगा। और बात करें कि मलेरिया होता किससे है, तो मलेरिया जो होता है वो मादा एनाफिलीज जो मच्छर होते हैं, जो मादा एनाफिलीज होती है, उनसे जो है मलेरिया फैलता है। मलेरिया रोग ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मलेरिया रोग किस मच्छर के द्वारा फैलता है, तो मादा एनाफिलीज होता है उसके द्वारा फैलता है। ठीक है, यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करें तो पहला आंसर है, मलेरिया और डेंगू जो है मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। किसी शहर के मानचित्र के निचले दाएं भाग पर नीचे दिया गया पैमाना छपा है।
पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थलों के बीच मापी गई दूरी 19.2 सेंटीमीटर है, जो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी निकटतम यानी कि लगभग में बतानी है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 950 मीटर दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 950 दे ही दिया गया है, तो दो स्थलों के बीच की जो मापी गई दूरी वो 19.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 950 से, यानी कि जो 950 है इसको डिवाइड कर देंगे, गुणा कर देंगे 19.2 से। ठीक है, आंसर जो आएगा उसी से 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें ये मीटर में दिया हुआ, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको जो अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 18,240, ये आंसर आएगा। इसी को अगर हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 18,240, इसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 1000 मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो 18,240 को 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो उसका जो है किलोमीटर आ जाएगा। तो जो किलोमीटर आएगा, अगर इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो लगभग आएगा 18.24 किलोमीटर। तो लगभग हमें बताना है, तो अगर 18.24 है ऑप्शन में तो ये लगा देंगे, अगर ये नहीं है तो 18 लगभग मान लिया जाएगा, 18 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं क्या है। यहाँ पे पॉइंट में उतना नहीं दिया है, तो 18 किलोमीटर दिया हुआ, यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पर्यटन ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों को नीचे दिए अनुसार विवरण दिया है। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है। घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। ये बताना कि किस राज्य का जो घर है उसकी विशेषता है, यहाँ पे एक तरह से दी गई है, वो हमें बताना है कि ये कौन से राज्य की घरों की विशेषता है जो यहाँ पे दी गई है। तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान, चौथा है झारखंड। तो जो ऊपर विशेषता दी गई है जिस पर्यटक स्थल की, तो वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का दिया हुआ है कि जो है राजस्थान में मौसम बहुत गर्म होता है, वहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, और क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो है राजस्थान में क्या होता है कि जो घर होते हैं उनकी घरों की जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं, जो कि गर्मी में गर्मियों से और सर्दी में अत्यधिक सर्दी पड़ने से हमें बचाती हैं, इसलिए वहाँ की दीवारें मोटी रखी जाती हैं। ठीक है, तो उसका थर्ड ऑप्शन राजस्थान सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम है। यह कौन से शहर में स्थित है, मतलब कि जो चार चिनारी है बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। ठीक है, जो कि पर्वतों से घिरा हुआ है, और ये किस शहर में स्थित है उस शहर का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है मैसूर और चौथा है श्रीनगर। ठीक है, तो उसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा श्रीनगर। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जो चार चिनारी है ये पर्यटक स्थल श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, जो कि क्या है कि वहाँ पे श्रीनगर में जो पहाड़ होते हैं, जो नीले पहाड़ हैं, उन्हीं से यह घिरा हुआ है, जो कि एक पर्यटक स्थल माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो है फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ये श्रीनगर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसकी सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं जैसे हमने थ्योरी कराई है, सारे जानवरों से रिलेटेड, सारे पक्षियों से, सारे पौधों से, तो उन्हीं से संबंधित सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप थ्योरी देख लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आप ऑप्शन पेपर जब सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका अगर देखते हैं कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसकी सुनने की संवेदन शक्ति बहुत ही तीक्ष्ण होती है। वह इतनी तीक्ष्ण होती है कि जो पत्ते के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में दोनों में अंतर कर सकता है, कि कौन सा जो है पत्तों के हिलने से जो है पत्तों के हिलने से हो रहा है, आवाज आ रही है, या फिर कोई जानवर घास पे चल रहा है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो है स्लॉथ। पहला ऑप्शन स्लॉथ,
दूसरा है कुत्ता, तीसरा है बाघ और चौथा देख लेंगे कौन सा है, चौथा है घोड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बाघ। बाघ एक ऐसा जानवर है जिसकी सुनने की संवेदन शक्ति बहुत ही तीक्ष्ण होती है। वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने दोनों में अंतर कर पाता है कि पत्तों की वजह से जो है आवाज आ रही है हिलने की वजह से, या फिर कोई जानवर वहां पे है, वो दोनों में अंतर कर पाता है, तभी वो शिकार कर पाता है जानवरों का। ठीक है, तो उसका थर्ड ऑप्शन सही होगा बाघ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहला है गेहूं मूसलाजड़, यानी कि जो गेहूं है क्या उसमें मूसलाजड़ पाया जाता है। दूसरा है मक्का में मूसलाजड़ होता है, या गाजर में मूसलाजड़ होता है, या बांस में मूसलाजड़ होता है। तो इसमें कौन से जो ये अनाज है, कौन से अनाज में किस प्रकार का जड़ पाया जाता है वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है, ठीक है, वो हमें बताना है। तो इसमें जो है निम्नलिखित में से जो युग्म सही है वो है थर्ड ऑप्शन, जो गाजर है उसमें मूसलाजड़ पाया जाता है। ठीक है, बात करें गेहूं की, तो गेहूं जो है, गेहूं और जो ये मक्का है, ठीक है, गेहूं और ये मक्का जो दो चीजें हैं, ये क्या है कि एक बीजपत्री पौधे होते हैं और इनकी जो जड़ें हैं वो रेशेदार होती हैं, मूसलाधार जड़ नहीं होती बल्कि क्या होती है, रेशेदार होती हैं। ठीक है, और जो गाजर है इसमें जो है मूसलाजड़ होता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है रेगिस्तानी ओक। ये जो है पौधे से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको हमने थ्योरी में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हुआ है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे है कि रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जो रेगिस्तानी ओक है इससे संबंधित कुछ विशेषताएं दी गई नीचे, उन्हें हमें बतानी है कि कौन सा सही है। ठीक है, पहला है यह वृक्ष अबू धाबी के रेगिस्तान में पाया जाता है। दूसरा है इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। तीसरा है इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि भौम यानी कि भूमि जल स्तर तक न पहुंच जाए। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है कि इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वृक्षों को एक लाइन में एक के बाद दूसरे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जमीन पर लिपटा देने के बराबर होती हैं। चौथा है इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती है। ठीक है, इनमें से सही कथन बताना है हमें। ठीक है, तो इनमें से अगर सही कथन की बात करें तो कौन कौन सा सही है। ठीक है, पहले ऑप्शन की बात करें तो यह वृक्ष जो है अबू धाबी के रेगिस्तान में नहीं पाया जाता बल्कि कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये जो है जो रेगिस्तानी ओक है वो रेगिस्तान यानी कि रेगिस्तान में नहीं होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरे की ऊंचाई था लगभग 4 मीटर होती है, ये ऑप्शन सही है। इसकी जो ऊंचाई होती है वो लगभग जो है एक विद्यालय के प्रारंभिक विद्यालय के जो कमरे होते हैं लगभग उसी के बराबर होती है, तो इसका ऑप्शन सही है। तीसरा है सी नंबर की इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि भूमिजल स्तर तक न पहुंच जाए, ये भी ऑप्शन सही है कि इसकी जो जड़ें हैं तब तक जमीन में बढ़ती रहती हैं जब तक कि जमीन के भू जहाँ पे जल स्तर है वहां तक न पहुंच जाए। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। बात करें डी नंबर की, तो ये है इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे ही 50, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऐसा कोई इसकी विशेषता नहीं है। और चौथा है सी ई नंबर है इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती है। ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है, ई सही है। ठीक है, तो इसमें जो है बी सी और ई ये तीन ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे है, बी सी ई, तो ये है बी सी ई, थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी या पकी मछली खाना पसंद करते हैं। ठीक है, ये हमें बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है या फिर संघ शासित प्रदेश है जिसमें जो है सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाना पसंद करते हैं, जहाँ के लोग सरसों के तेल में पकाकर मछली खाते हैं। ठीक है, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है कश्मीर, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है गोवा और चौथा है पुदुचेरी। ठीक है,
तो उसका जो सही आंसर होगा वो है कश्मीर, यानी कि जो कश्मीर के लोग हैं वो सरसों के तेल में बनी या पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। कश्मीर के लोग सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाना पसंद करते हैं। बात करें अगर गोवा की, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो है नारियल के तेल में मछली पकाकर कहाँ के लोग खाना पसंद कर देते हैं, तो वो है गोवा। गोवा के लोग जो है वो सरसों के तेल में नहीं बल्कि नारियल के तेल में मछली पकाकर खाते हैं। ये 2 क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। जो है सरसों के तेल में पकाकर कश्मीर के लोग खाते हैं और नारियल के तेल में पकाकर गोवा के लोग खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपाख्यान मूलक अभिलेख प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। पहला है बच्चे की रुचियों और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने में, ठीक है। दूसरा है बच्चे के विषय में निर्णय लेने में। तीसरा है समस्याओं की स्थिति में बच्चे को समाधान प्रदान करने में। चौथा है बच्चे में क्षमताओं और कमजोरियों को जानने में, ठीक है। सही विकल्प है, इसमें से कौन सा सही विकल्प है वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि बच्चे की रुचियों और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने में, ठीक है। तो ये जो उपाख्यान मूलक अभिलेख होता है, ये ऐसा अभिलेख होता है जिसमें एक रिकॉर्ड रखा जाता है बच्चे के व्यवहार के बारे में, ठीक है। और उनका जो बात करने का जो तरीका होता है, ठीक है, उसके बारे में, या फिर उनके जो बच्चे की जो बात करने की जो क्षमताएं हैं या फिर उनके जो कुछ कमजोरियां हैं, उन सभी का एक रिकॉर्ड होता है जो कि रखा जाता है, ठीक है। एक अभिलेख के रूप में रखा जाता है, वही चीजें होती हैं। तो जो पहला ऑप्शन है कि बच्चे की रुचियों और संबंधों के क्षेत्र की पहचान, ये जो है बच्चे की रुचियों और उनके बीच जो संबंध है उनके क्षेत्रों का जो है पहचान करने का जो है अभिलेख होता है। मतलब ये सारी चीजें पहचान करके उसमें रखी जाती हैं, ठीक है, एक तरीके से अभिलेख के रूप में। और दूसरा है कि बच्चे के विषय के निर्णय में, नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। थर्ड है समस्याओं की स्थिति में बच्चे का समाधान प्रदान, ये भी नहीं है। चौथा है कि बच्चे की क्षमताओं और कमजोरियों को जानने में, ठीक है, ये है, यानी कि बच्चे की रुचियों को और बच्चे की जो क्षमताएं हैं, उनकी जो कमजोरियां हैं, ठीक है, उन सब चीजों को पहचान करके एक अभिलेख के रूप में रखा जाता है, ठीक है, जिसे है उपाख्यान मूलक कहते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अब ए और डी कौन से ऑप्शन में है ये हम देखेंगे। तो इसमें ए और डी फोर्थ ऑप्शन है, यही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसालों का पाठ पढ़ाने से पूर्व आस्था ने अपने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से 2 छोटे प्रश्न पूछे। यानी कि जो मसाला का पाठ है एक, उसको पढ़ाने से पहले आस्था एक शिक्षिका है, उन्होंने अपने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से 2 छोटे प्रश्न पूछे। इसके द्वारा आस्था जानना चाहती है, यानी कि वो टीचर क्या जानना चाहती है, ठीक है। पहला है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना। दूसरा है कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों को पहचानना। तीसरा है अच्छे विश्वास और संप्रेषण कौशल के विद्यार्थियों को पहचानना। और चौथा है ऑप्शन कि विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना, ठीक है। इसमें यही होता है कि जो आस्था है वो बच्चों से मसालों के पाठ पढ़ाने से पहले जो प्रश्न पूछती है वो इसीलिए पूछती है कि जो बच्चे हैं वो मसाले के विषय में क्या विचार रखते हैं, उनके विचार जो हैं वो जानना चाहती है, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ठीक है। मीन्स जो मसाला है, मसाले से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मसालों का पाठ है उसको पढ़ाने से पूर्व आस्था ने अपने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से 2 छोटे प्रश्न पूछे। इसके द्वारा आस्था जानना चाहती है, यानी कि मसालों का एक पाठ है, ठीक है, उसको पढ़ाने से पहले आस्था जो शिक्षिका है उन्होंने अपने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से 2 छोटे प्रश्न पूछे। इसके द्वारा आस्था जानना चाहती है, यानी कौन सी चीज है जो आस्था जानना चाहती है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना। दूसरा है कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों को पहचानना, ठीक है। तीसरा है अच्छे विश्वास और संप्रेषण कौशलों के विद्यार्थियों को पहचानना। तीसरा है विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना, ठीक है। तो जो आस्था है
टीचर है वो जो बच्चों से इसीलिए प्रश्न पूछते हैं कि उनके विचारों को जान पाए, ठीक है। उनके पूर्व ज्ञान वो किसी भी विषय में बता सकते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ मसालों के बारे में पूछ रही है, इसका मतलब कि वो जो मसाले हैं, जो मसाला से संबंधित जो विषय है उसी के बारे में वो विचार प्राप्त करना चाहती है, तभी उन्होंने छोटे छोटे प्रश्न पूछे। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई, यानी उनके जो कक्षा के जितने भी बच्चे हैं उनको जो है क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। वापस आने के पश्चात, वापस जब आए तो उसके बाद उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। जो घुमाने ले गई वहां पर क्या क्या चीजें उन्होंने देखी, उन पर चर्चा की। इसे जिस रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह है, इस चीज को ये जो चर्चा कर रही है उसको किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है वो हमें बताना है। पहला है अधिगम का आकलन, दूसरा है अधिगम के लिए आकलन, तीसरा है आकलन अधिगम के रूप में, और चौथा है अधिगम के दौरान आकलन, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन जो है वो सही होगा सेकंड, ठीक है। या जो भ्रमण पर ले गई है वो अधिगम के लिए आकलन, यानी कि कुछ सीखने के लिए वो आकलन करती हैं, ठीक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब, जो प्रभावी शिक्षण अधिगम कब संभव होगा वो हमें बताना है। पहला है ऑप्शन शिक्षक अपनी पाठ्य योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करे, दूसरा है शिक्षक विद्यालय आदेश का पालन करने के लिए कार्य करे, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक अपने सहयोगियों के निर्देशों पर क्रियाकलाप आधारित अधिगम के लिए पाठ्य योजना को संपादित करें, ठीक है। चौथा ऑप्शन है शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और संप्रत्ययों को समझाने में सहायता मिले। यही ऑप्शन सही होगा। ये क्यों? क्योंकि पहला देखते हैं क्या है कि प्रभावी शिक्षण जो अधिगम है वो तभी संभव होगा जब वो है शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलाप, जितने भी क्रियाकलाप को आयोजित करता है बच्चों को ज्ञान निर्माण में, वो सारी चीजें जो हैं बच्चों के ज्ञान निर्माण में काफी हद तक सहायता करती हैं, ठीक है। और कुछ चीजों को समझने में सहायता करती हैं, ये सही होगा। और बात करें पहले ऑप्शन की, तो शिक्षक अपनी पाठ्य योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करे, कोई भी शिक्षक जो है अपनी योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करता है तो वो प्रभावी शिक्षक नहीं माना जाएगा, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है शिक्षक विद्यालय आदेश भी निगेटिव में आता है, ये भी गलत होगा, ठीक है। तीसरा शिक्षक अपने सहयोगियों के निर्देशों पर क्रियाकलाप आधारित अधिगम के पाठ योजना को, वो सहयोगियों के निर्देशों पर क्यों क्रियाकलाप का जो पाठ है संपादित करेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग नहीं बल्कि बच्चों के अकॉर्डिंग क्रियाकलाप उसको करवाना है, जिससे कि बच्चों में ज्ञान का निर्माण हो और उसको समझने में सहायता मिले। तो उसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है समूह कार्य द्वारा ईवीएस पढ़ने के, यानी कि पर्यावरण पढ़ने के अधिगम में व्यस्त बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण होगा। कौन सा ऐसा उपकरण है जो समूह कार्य द्वारा ईवीएस पढ़ने के अधिगम में व्यस्त बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए उपयुक्त है, जो कि सर्वाधिक है, ठीक है। पहला ऑप्शन है नियत कार्य, दूसरा है पेपर पेंसिल परीक्षण, तीसरा है श्रेणी मापनी रेटिंग स्किल, ये चौथा है मौखिक प्रश्न, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन, श्रेणी मापनी रेटिंग स्केल, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसमें ये क्यों होगा? क्योंकि जो समूह कार्य के माध्यम से ईवीएस सीखने में लगे बच्चे हैं, जो सीख रहे हैं बच्चे, जो ईवीएस सीख रहे हैं समूह कार्य के द्वारा, उसमें जो है सामाजिक व्यक्तिगत गुण का जो आकलन करेंगे वो रेटिंग स्केल जो है उपयुक्त उपकरण होगा, ठीक है। ये थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे, ठीक है। अगर आप एक ईवीएस के शिक्षक हैं और अपने कक्षा के समूह की जो क्रियाकलाप की योजना है उनको बना रहे हैं तो आप किन किन चीजों पर ध्यान रखेंगे ये हमें बताना है, ठीक है। पहला है
पहला ऑप्शन है बच्चों में अभिरुचि जगाना, दूसरा है प्रकृति में समावेशी, तीसरा है मूल्य प्रभावी, और चौथा है केवल बाहर संचालित की जा सकती है। नहीं, इसमें जो है ये ऑप्शन गलत होगा, केवल बाहर संचालित की जा सकती है ये गलत है, बल्कि बच्चों में अभिरुचि को जानना कि क्या रुचि है उसमें, प्रकृति में समावेशी वहाँ की क्या प्रकृति है, कितना वो समावेश कर सकते हैं, और मूल्य प्रभावी, ये 3 ऑप्शन सही होंगे। ए, बी और सी ये सही है, डी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए ए बी सी कहाँ पे है, तो ए बी सी पहला ऑप्शन ही है ए बी सी, तो यही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रियंका अपनी विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। ठीक है, वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम प्रभाव होगा, ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को एक वृक्ष रोपने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, दूसरा है वन संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन आयोजित करना। तीसरा ऑप्शन है चिपको आंदोलन की कहानी सुनाना। चौथा है लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को दिखाने पर एक मील की सैर पर जाना। ठीक है, लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को दिखाने पर 1 मील की सैर पर जाना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईवीएस के शिक्षा अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है निरंकुश शैली, दूसरा है अनुज्ञात्मक शैली, तीसरा है समाकलित उपागम, और चौथा है प्रक्रिया अभिमुख उपागम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, निरंकुश शैली, अनुज्ञात्मक शैली, ये 2 ऑप्शन तो पहले गलत होंगे। ठीक है, तीसरा है समाकलित उपागम, और चौथा प्रक्रिया अभिमुख उपागम। ठीक है, यही 2 ऑप्शन सही होंगे। तो सी और डी कहाँ पे लिखा हुआ है वो देखेंगे, सी और डी, ये थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे व्यवहार परक तंत्र का मूल्य एक भाग है। ठीक है, ये हमें बताना है कि जो हमारे व्यवहार परक तंत्र का मूल्य एक भाग है वो क्या है। ठीक है, पहला है ऑप्शन भावात्मक, दूसरा संज्ञानात्मक, तीसरा मनोगतिक, चौथा भावात्मक और संज्ञानात्मक दोनों। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा भावात्मक, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, जो कि आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इनका जो प्रयोग है वो हम इन चीज़ों के लिए, इन विकल्पों के बीच निर्णय लेने के लिए करते हैं, जैसे मूल्य, दृष्टिकोण, व्यवहार और विश्वास है। इन सब की बात की जो आधारशिला है उसमें क्या करते हैं कि हम कौन हैं, कैसे काम करते हैं, इन सब बातों का आधार मानते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम खुद को व्यक्तियों के रूप में कैसे देखते हैं, हम दूसरों को कैसे देखते हैं, और हम सामान्य रूप से दुनिया की व्याख्या कैसे करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो आती हैं वो भावात्मक रूप में आती है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। ईवीएस की जो प्रकृति है उसकी उत्तम व्याख्या की जा सकती है किन किन रूपों में। ठीक है, पहला ऑप्शन है यह कई विषयों को समाकलित करता है। ये बात सही है कि ईवीएस कई सब्जेक्टों को आधार समाकलित करता नहीं कि सम्मिलित करता है। दूसरा है यह बाल केंद्रित है, ये भी सही है कि ईवीएस की जो प्रकृति वो बाल केंद्रित है और ये कई सब्जेक्ट को मिला के चलता है। तीसरा है यह अनुभवजन्य है। ठीक है, इसमें बच्चे जो है चीजें सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से करके सीखते हैं। ठीक है, चौथा यह शिक्षण आधारित है। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा यह कई विषयों को समाकलित करता है, यह बाल केंद्रित है और यह अनुभवजन्य है। 3 ऑप्शन सही होगा, चौथा गलत है। तो उसका ए बी सी कौन से ऑप्शन में है ये देखेंगे हम। ए बी सी जो है वो पहले ही ऑप्शन में है, फर्स्ट में, तो ए बी सी ही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नीचे दिए गए शब्दों में से कम ऐसे 3 शब्दों या विकल्पों को चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। ठीक है, ऐसे जो विकल्प हैं उनको चयन करना है जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। ठीक है, पहला है वनस्पति जात और प्राणी जात, यानी कि वनस्पति जगत और प्राणी जगत। दूसरा है जैविक और अजैविक। तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक। चौथा रचनात्मक और जिज्ञासु। ये ऑप्शन नहीं है रचनात्मक और जिज्ञासु, बल्कि ये 3 हैं जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो इसका जो है सही ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड, ए, बी और सी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ईवीएस के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है। ठीक है, इसमें बताना है कि जो ईवीएस का शिक्षा अधिगम है वो कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभव से और कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है। ठीक है, कहाँ पर संकेत करता है वो हमें बताना है। ठीक है, अब इसका जो है बात करें कि ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन है पाठ्यचर्या के क्षेत्र से बाहर जाना। दूसरा है विशिष्ट स्तर से बाहर जाना। तीसरा है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना और चौथा है विद्यार्थियों के स्तर से बाहर जाना। ठीक है, तो जो है जो ईवीएस का शिक्षा अधिगम प्रक्रम है उसके उसमें जो है कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभव को जोड़ना सर्वाधिक जो संकेत कराता है वो पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ठीक है, ये ऑप्शन काफी हद तक संकेत करता है। ठीक है, तो यह थर्ड ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसका जो है उद्देश्य क्या है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना। दूसरा है विद्यार्थियों को अनुभव देना। तीसरा है विद्यार्थियों के प्रयोग कौशलों को बेहतर बनाना और चौथा है विद्यार्थियों के सामान्य जागरूकता को बेहतर करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका मतलब होता है सर्वे और लिखो, यानी इसका मतलब ही होता है कि खोजो और सीखो या लिखो। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। यहाँ पर विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर देने चाहिए, ये काफी महत्वपूर्ण है, जो कि प्राइमरी में यानी कि प्राथमिक कक्षा में काफी ज्यादा इसका महत्व दिया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति है? कौन सी युक्ति है जो ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति मानी जाती है? ठीक है, पहला है व्याख्यान। दूसरा है प्रायोगिक। तीसरा है भूमिका निर्वहन और चौथा है प्रदर्शन। तो जी जो ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति मानी जाती है वो है भूमिका निर्वहन। अगर किसी भी ऑप्शन में भूमिका निर्वहन ऑप्शन आता है तो ये 100% सही होगा। ये भूमिका निर्वहन जो है काफी हद तक प्रभावशाली माना जाता है ईवीएस की स्टडी में। ठीक है, जो कि ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति मानी जाती है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला है क्वेश्चन क्या है कि नए विषय सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षा अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वह है। नए विषय जो है सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षा अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वह है, वो कौन सा ऐसा उपागम है वो हमें बताना है। ठीक है, पहला है संप्रत्यय उपागम। दूसरा है प्रक्रिया उपागम। तीसरा है समाकलित उपागम और चौथा है क्रियाकलाप। ठीक है, तो जो इसका सेकंड ऑप्शन है प्रक्रिया उपागम ये सही होगा। वो इसलिए सही होगा कि जो नए विषय सीखने हैं तो ईवीएस के शिक्षा अधिगम के जिस उपागम यानी कि जो प्रक्रिया उपागम है इसका प्रयोग करते हैं विभिन्न सारी कौशलों का उपयोग करने के लिए। ठीक है, तो प्रक्रिया उपागम सही आंसर है इसका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो ईवीएस के पिछले बार एग्जाम में पूछे गए हैं जनवरी में। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो एग्जाम आपका आने वाला है जुलाई में। ठीक है, तो आप क्लास को मिस नहीं करिएगा। जितने भी पेपर सॉल्व कराते जा रहे हैं सारे पेपर को 1 बाय 1 आप सॉल्व करते रहिए, आपको एक आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक है, बाकी आपको अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए,
सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे दोस्तों को शेयर करिए जो कि सीटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।